हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक क्लास लेके आए हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी लेके आए हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की और मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर जिसने मन से हार गया, मन बना लिया है कि हमें नहीं पढ़ना है या फिर नहीं कुछ करना है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मन में ठान ले कि हाँ मुझे ये करना है, मैं इसको करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो आदमी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मन से मत हारें। मन में जो करना है वो ठान लें कि मुझे ये करना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मैं इस जॉब के लिए तैयारी करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हाँ, एक क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए और जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली है सुपरवाइज़र के लिए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो क्लास की ओर चलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? व्हाट इज दिस क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर वो है जो ब्लड का थक्का जमाए। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का जमाने का कार्य करते हैं, उनको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, रोड पर एक्सीडेंट हुआ और उसको कहीं चोट लग गई और उससे खून बहने लगा। ठीक है, खून बहने लगा और खून बहते बहते कुछ देर बाद 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद वो खून ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर ने काम किया है। क्लॉटिंग फैक्टर आपस में मिलके कोगुलेशन किया, उनने उस जो खून बह रहा था उसको बंद किया है, उसी को क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, दीज आर नॉन एज क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, कोगुलेशन का काम करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने का काम करते हैं। देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से पहला होता है फिब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है तीसरा, चौथा होता है कैल्शियम, पांचवा होता है लेवाइल फैक्टर प्रोकॉन्वर्टिन, छठवा अपसेंट रहता है। ठीक है, सातवां क्लॉटिंग फैक्टर है स्टेबल फैक्टर, आठवां क्लॉटिंग फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नौवां है क्रस्टमस फैक्टर, 10वां है स्टॉर्टर प्रोवर फैक्टर, 11वां प्लाज्मा, ये मिस्टेक हो गई 26 में, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ठीक है, 12वां है हैगमैन फैक्टर और 13वां लास्ट है फिब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर ट्रांस ग्लूटामिनेज। ठीक है, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? एक तो 8 नंबर का इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू के हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम में 8 नंबर 9 नंबर और 12 नंबर, ये 3 क्लॉटिंग फैक्टर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है, अगर इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो तो
कर लीजिए। फूल पी तो कल सुनाएंगे, फूल पी तो कल सुनेंगे, ACSPHF। ठीक है, फूल की जो बोतल होती है अगर वो पी तो हम तो कल सुनाएंगे। ठीक है, AC जो AC में बैठ के सुनाएंगे, SP की गाड़ी और HF। ठीक है, अब फूल से क्या हो गया, फूल से हो गया फिब्रिनोजन। ठीक है, फूल से हो गया फिब्रिनोजन। प्रोथ्रम्बन से हो गया पी, फूल पी तो से हो गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो कल का से हो गया कैल्शियम और ला से हो गया कल में लेवल फैक्टर, प्रो कन्वर्टन फैक्टर। ठीक है, छठवा अब्सेंट है। सातवें नंबर का सुनाएंगे। ठीक है, आठवें नंबर का AC की गाड़ी में बैठेंगे बढ़िया, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, C से क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, SP स्ट्रेटर प्रॉबर फैक्टर। ठीक है, SPP से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, और H से हैगमैन फैक्टर, और F से फिब्रिन स्टेबलाइज फैक्टर ट्रांसग्लूटामिनेज। ठीक है दोस्त, ये ट्रिक याद रख लेना, आपको क्लॉटिंग फैक्टर याद हो जाएंगे। चलिए अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर आर प्लाज्मा प्रोटीन। जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के बने हुए हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन का नहीं बना होता है। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन के बने होते हैं, बस कैल्शियम को छोड़कर। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि ऑल क्लॉटिंग फैक्टर आर सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर इन लिवर। सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस होते हैं लीवर से और स्टोर भी होते हैं लीवर में। ठीक है, अगला, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, मेनली 2 के लिए। ठीक है, जो विटामिन के है ना वो नेसेसरी है सिंथेसिस के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ज़रूरी है? 2, 7, 9 और 10 क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ज़रूरी है। उनमें से मेनली बोला जाए तो 2 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के टेक प्लेस। विटामिन के का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन अलॉन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। 50% तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और 50% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, विटामिन के का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगला पॉइंट है एक्सटेंसिक पाथवे। जो एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे होता है, एक्सटेंसिक पाथवे मतलब बाहर वाला पाथवे। ठीक है, एक्सटेंसिक पाथवे में PTINR शुड बी मॉनिटर फॉर द असेसमेंट ऑफ एक्सटेंसिक पाथवे। जो एक्सटेंसिक बाहर वाला पाथवे होता है उसमें PTINR की जांच ज़रूरी होती है। PTINR की जांच ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि इस एक्सटेंसिक पाथवे में जो PTINR की जांच करती है ना उसमें बारफिन को देखने के लिए करते हैं। बारफिन में PTINR की जांच करते हैं। अगर किसी पेशेंट को बारफिन चल रही है, मेडिसिन है एक बारफिन, ओरल मेडिसिन है,
अगर दवाई चल रही है वारफेरिन तो उसके लिए PTINR का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। इंट्रेंसिक पाथवे के लिए APTT शुड बी मॉनिटर फॉर असेसमेंट ऑफ इंट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे मतलब अंदर वाला पाथवे। ठीक है, उसमें APTT की जांच करते हैं। अगर हेपेरिन, किसी मरीज को हेपेरिन चल रही है तो उसमें APTT का टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो डायलिसिस वाले मरीज में चलती है। अगर हेपेरिन का ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट देते हैं। इसका एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट है। अगर वारफेरिन का ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट विटामिन K है। ठीक है, चलिए अगला 7 नंबर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है 8th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। 8 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के नाम से जानते हैं 8वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 9वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज अ क्रिस्टमस फैक्टर। 9वें नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको क्रिस्टमस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है 11th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नॉन एज अ हैगमैन फैक्टर। 11th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो हैगमैन फैक्टर के नाम से जानते हैं। हैगमैन फैक्टर। ठीक है, अगला 10वां पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, अगला 11 पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 11 नंबर का एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट है विटामिन K। अगर वारफेरिन का ओवरडोज हो जाए तो उसमें विटामिन K देंगे, और अगर हेपेरिन का ओवरडोज हो जाए तो उसमें प्रोटामाइन सल्फेट देंगे मरीज को। ठीक है, चलिए क्लास का आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, और कमेंट भी करें दोस्तों कि कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हम और कैसा कर सकते हैं आप एडवाइस करें, बताएं कि ऐसा और करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं दोस्तों से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग पढ़ते ज़रूर रहिए। छोटे छोटे टॉपिक से ही एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे अपन एक दिन। छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते जाइए, उनके MCQ निकालते जाइए। ठीक है, एक ना एक दिन अपन एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो रहा है आज के ज़माने में। ठीक है, ओके, मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।